Welcome to the e-learning classes of St. Michael's Academy. As you know, I am Nishant Kumar, your physics faculty, and we are discussing the class 12 physics. Chapter is atom, and today this is the video number 6. This is the video number 6 of this chapter. Okay? In this video, we are going to discuss about the total energy of the electron revolving around the nucleus from Bohr theory and the wavelength produced by the. You are hearing the new concept. What is this? Wavelength produced by the electrons revolving around the nucleus. ठीक है, वेवलेंथ क्या प्रोड्यूस होगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू टोटल एनर्जी के बारे में बाबू। ठीक है, तो टोटल एनर्जी निकालने के पहले टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बाबू? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ potential energy, and sum of potential energy and kinetic energy is equal to the total energy. And what is the kinetic energy of the electron revolving around the nucleus? We already discussed it in the video number 5. पांचवें वीडियो में ऑलरेडी हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये हुआ था, देखिए याद कर लीजिएगा बाबू, जिसको हम लोग इक्वेशन बी बोले हैं आज, Jd2r, यह मेरा इक्वेशन बी था। और फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग इक्वेशन लिखवाए थे 1/4πε0 Jd2r निगेटिव में, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन सी बोला था। इक्वेशन सी बोला था, ठीक है। तो इसी दोनों इक्वेशन से बाबू टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए बाबू 1/4πε0 Jd2/2r माइनस 1/4πε0, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस हो गया बाबू Jd2/r। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का बहुत सा तरीका होता है। हम सिर्फ इसको बच्चा लोग को करें बाबू 1/4πε0 Jd2/r आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा बाबू? 1/2 बचेगा, और यहाँ वाला तो सब कॉमन हो गया तो -1 बचेगा। ठीक है, तो 1/2 में से 1 घटाइएगा तो यह क्या हो जाएगा बाबू? -1/2। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा बाबू -1/4πε0 Jd2/2r -1। समझ में आया बाबू? ये बात समझ में आया। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे बाबू, हम लोग सिर्फ r का वैल्यू जो हम लोग जानते हैं उसको रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं बाबू, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा है, क्योंकि इधर उधर ज़्यादा नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि कट जाएगा, फिर कहीं वीडियो में नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए लिमिटेड एरिया में ही हम लोग वर्क कर रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो हमारा इज इक्वल टू हो गया बाबू, एनर्जी हो गया बाबू -1/4πε0 Jd2/2r। ठीक है, और एज वी नो, हम लोग जानते हैं बाबू, एज वी नो r इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? r इज इक्वल टू होता है बाबू n²h² πmZe² होता है बाबू, हम लोग जानते हैं बाबू। अब यहाँ पर r का वैल्यू आप पुट करेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू -1/4πε0 Ze²/2r। तो r का वैल्यू हो गया n²h² πmZe²। ठीक है, ठीक है, चलिए अब तो एनर्जी हो जाएगा बाबू मेरा -1/4πε0 हुआ, नीचे से ऊपर गया तो ये पाई हो गया, नीचे से ऊपर गया तो यह m हो गया, z² हो गया, e का पावर 4 हो गया, या नीचे में 2 हो गया, n हो गया, h² हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया।
ठीक है, इसको रफ करके ऊपर में इसका कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी हो जाएगा बाबू मेरा 1/-1/n²। अगर आप बाहर लिख दीजिएगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा बाबू, नीचे से ऊपर क्या क्या गया है, तो ऊपर में हो गया बाबू पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बाबू mz²e⁴ यह हो जाएगा 4 × 2 = 8 ε0² h²। समझ में आया बाबू? अगर यही एनर्जी निकालना पड़े बाबू, यही एनर्जी निकालना पड़े बाबू किसके लिए बाबू, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो यही एनर्जी निकालना पड़े फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या हो जाएगा बाबू, तो मेरा Z 1 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा बाबू मेरा, E वैल्यू हो जाएगा मेरा -1/n²। m Z तो खत्म हो जाएगा बाबू, तो e⁴ 8 ε0²। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बाबू को, बच्चा लोग को सबको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वीडियो में वेवलेंथ के बारे में। किसके बारे में बाबू, वेवलेंथ के बारे में। ये क्या भाई, ये सर क्या बोलने जा रहे हैं आप, वेवलेंथ कहाँ से ला दिए, वेवलेंथ के बारे में तो अभी तक आपने कुछ बोला ही नहीं था, ये कहाँ से ला दिए आप, बहुत गलत काम किए। नहीं बाबू, नहीं, वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। वो कुछ नहीं है बाबू, बहुत छोटा सा है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा था, जो 5th पॉइंट जो आया था, जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने बताया, मैंने बोला था कि यही कॉन्सेप्ट आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि वो लोअर एनर्जी लेवल से क्या हो जाता है बाबू, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, और यहाँ पर कितना देर रहता है, 10⁻⁻8 सेकेंड रुकता है। उसके बाद इस एनर्जी को छोड़ देता है और फिर वापस कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो उस एनर्जी को ये किस फॉर्म में छोड़ता है, ये देखिएगा आज, तो यह वेव के फॉर्म में उस एनर्जी को छोड़ देता है। तो इस एनर्जी को किस फॉर्म में छोड़ता है बाबू, वेव के फॉर्म में, इसीलिए स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, तो बाबू हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए देखे हैं, अब हम लोग निकालने किसके लिए जा रहे हैं बाबू, फॉर वेवलेंथ। ठीक है, फॉर वेवलेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आएगा। ठीक है, तो यहां से बाबू इलेक्ट्रॉन, ये नीचे वाला मान लीजिए ये लोअर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट n1 है, और हायर ऑर्बिट क्या है बाबू, n2 है। और लोअर यहाँ पे अच्छा से बनाते हैं, लोअर ऑर्बिट हो गया बाबू, लोअर ऑर्बिट क्या है बाबू, n1 है, और हायर ऑर्बिट क्या है बाबू, n2 है। लोअर ऑर्बिट में एनर्जी क्या हो गया, E1 हो गया, और हायर एनर्जी ऑर्बिट में एनर्जी क्या हो गया बाबू, E2 हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं बाबू, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कितना होता है बाबू, -1/n²। हम लोग पहले डिराइव किए हुए हैं बाबू इसी वीडियो में ही। कितना होता है बाबू, mz² e⁴ 8 ε0² h²। यही हुआ था एनर्जी बाबू मेरा। तो अगर n1 ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकाले, n1 ऑर्बिट फॉर ऑर्बिट n1 के लिए एनर्जी क्या हो जाएगा, फॉर ऑर्बिट n1 के लिए एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, तो एनर्जी E1 हम लोग एज्यूम किए हुए हैं, तो E1 = क्या हो जाएगा, -1/n²। और ये सब वैल्यू तो वही उतना ही हो जाएगा, mz² e⁴ 8 ε0² h²। ठीक है, और फॉर ऑर्बिट n2 के लिए एनर्जी क्या हो जाएगा बाबू, फॉर ऑर्बिट n2 के लिए एनर्जी कितना हो जाएगा बाबू, तो n2 हो जाएगा E2 = -1/n2² mz² e⁴ 8 ε0² h²। ठीक है, अब लोअर एनर्जी लेवल से या हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, तो इस दोनों के बीच में जो एनर्जी का अंतर होता है, वही एनर्जी इसको मिला रहता है।
समझ में? मान लीजिए इसको यहाँ पर एनर्जी रहता है मान लीजिए 2 जूल और यहाँ पर एनर्जी रहता है 1 जूल, तो इसको कितना एनर्जी मिला होगा इस दोनों के तक की यहाँ पहुँचा होगा, तो इस दोनों की एनर्जी में जो गैप है होगा उतना ही एनर्जी मिला होगा। ठीक है बाबू, तो हाईएस्ट एनर्जी में से लोअर एनर्जी को घटाएंगे वही अंतर वाली एनर्जी इसको मिली होगी, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, E2 माइनस E1। E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, E2 माइनस E1। तो E2 का वैल्यू हो गया बाबू -1/n2 स्क्वायर mz स्क्वायर e का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बाबू, तो 1/n1 स्क्वायर mz स्क्वायर e का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है बाबू, ये दोनों कॉमन कर लीजिए, इस कॉमन कर लेंगे बाबू, तो यह हो जाएगा mz स्क्वायर e का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यह हो जाएगा 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यह हो गया बाबू एनर्जी के बारे में। इस दोनों के बीच के जो एनर्जी में चेंज होगा वो इतना ही का होगा, दोनों ऑर्बिट के बीच में एनर्जी में जो चेंज होगा वो इतना का होगा। अब यहाँ पर जाकर इस ऑर्बिट पर जाकर इस E1 से वो E2 पर जाकर कितना देर रुकता है, E1 से N1 ऑर्बिट से, या N1 ऑर्बिट है, E1 N2 ऑर्बिट है, इस पर एनर्जी E1 है और E2 है, यहाँ से E2 पे जाकर ये कितना देर रुकता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। उसके बाद उस एनर्जी को किसमें छोड़ देता है बाबू, किसमें छोड़ देता है, वेव के फॉर्म में। तो एनर्जी ऑफ द वेव क्या हो जाएगी बाबू, एनर्जी आइए हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो जिसमें हम लोग लाइव क्लास ले रहे थे उसमें बताए थे E इज इक्वल टू क्या बताया था, एनर्जी ऑफ द वेव क्या हो जाता है बाबू, E इज इक्वल टू Fc/λ हो जाता है, याद करिएगा। E इज इक्वल टू क्या हो जाता है बाबू, Fc/, इस एनर्जी को एक किस रूप में छोड़ेगा, वेव के रूप में छोड़ेगा, तो वेव की एनर्जी क्या हो जाएगी बाबू, तो Hc/λ इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू 1mz स्क्वायर e का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यह समझ में आ गया बाबू। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं बाबू, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको इधर ले आ लेते हैं। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा बाबू 1/λ, तो ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बाबू, तो 1/z स्क्वायर e का पावर 4, ठीक है, और ये नीचे आएगा तो यह हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h का क्यूब अपॉन c। c क्या बाबू, वेलोसिटी। यहाँ बहुत सारे कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, देखते जाइएगा, 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू। अब देखिएगा बाबू, फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे बाबू, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, Z का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू m e का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट का हम लोग यूज करते हैं, एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। यहाँ देखिएगा आप, m क्या है, कांस्टेंट है, e का पावर 4 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ 8 क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, h क्या है, कांस्टेंट है, उसका क्यूब है, और c क्या है बाबू, कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सारे क्या है बाबू, कांस्टेंट है। तो इन सबों के जगह पे एक कांस्टेंट का यूज करते हैं बाबू हम लोग, जिसको कहते हैं हम लोग रीड-बर्च कांस्टेंट। इसका r का वैल्यू, r क्या होता है बाबू, r होता है कि r किसको कहने जा रहे हैं हम, m के m × e के पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू c। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, r कहते हैं। इसका नाम क्या होता है इस r का,
रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बाबू? तो इसकी वैल्यू होता है बाबू मेरा 1.097 × 10⁻⁷ मीटर -1। यह हो गया बाबू, यह हो गया रीडबर्ग कांस्टेंट। तो रीडबर्ग कांस्टेंट के साथ अगर इक्वेशन लिखते हैं तो 1/λ = r × 1/n1² - 1/n2²। यही हो गया बाबू, किसके लिए बाबू? वेवलेंथ के लिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा बाबू जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे तो किस सीरीज में निकलेगा तो कितना वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग देखेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।